इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सर दो हेडिंग्स भी अगर 5 याद हो जाए या 6 हो जाए तो काफी बस होंगे। इनफ है। हेडिंग इसमें अमूमन होती नहीं है, ज्यादा पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। पॉइंट्स जो है, जैसे अब ये एक सवाल है वर्क काउंसिल। वर्क काउंसिल के नाम से एक सवाल आया हुआ है, तो सही पेज नंबर कौन? बेटा पेज नंबर है इसका बुक में 209। सर ये नोट्स में तो है नहीं, हाँ तो बेटा बुक बुक लेनी पड़ेगी। जब भी, हाँ बुक लेनी पड़ेगी। मैं तो अब अभी तक मैं तो पहली क्लास से आपको कह रहा हूँ कि नोट्स और बुक, नोट्स और बुक। लेकिन यकीन करें आप लोगों सर ने अभी मेरे तक जो ना बुक ली नहीं। फेफड़े थका दिए मैंने, आप लोगों ने। आप बोल बोल के मैं थक गया हूँ कि यार बुक खरीद लो, बुक खरीद लो। दो नहीं सौ की नहीं बुक सर, है, नहीं नहीं सर। 200 रुपए की बुक है। अब आपके पास जैन जैसा सेठ आदमी भी है, वो आपको तो गिफ्ट कर देगा बुक, भाई आपको अंदाजा ही सर नहीं क्या हो गया? है। अमीर आदमी है ना सर। आप सर फालतू में ये गलत बात है सर। मैं इसका भी बंद कर रहा हूँ सर माइक, और ये मेरे मैंने पीछे क्यों बंद बन कर रहे? दिया, मैंने माइक ही बंद कर दिया तुम्हारा। नहीं यार, मोहब्बत है तुमसे और कोई बात नहीं है यार। खैर मैंने इसका माइक बंद कर दिया, ये हमजा का, सॉरी जैन का। अच्छा ना, वर्क काउंसिल माइक मैंने बंद कर दिया क्योंकि आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्क काउंसिल की हम बात शुरू करेंगे। वर्क काउंसिल होती कहाँ है, पहले तो ये सुने आप। वर्क काउंसिल इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्री इन विच 50 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, द एम्प्लॉयर शैल सेट अप अ वर्क काउंसिल। जहां पर भी 50 या 50 से ज्यादा लोग जॉब करें, जहां पर भी 50 या 50 से ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं, वहां पर एक वर्क काउंसिल जरूर सेटअप होगा। ठीक है जी। वर्क काउंसिल इज जस्ट लाइक सब्सिडियरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। सीबीए की सब्सिडियरी होती है, सीबीए की छोटी बहन होती है, ये कह लें आप, ये इसकी वैल्यू होती है। नोट्स में ये नहीं है, इसीलिए तो बेटा ये बुक से कराया जा रहा है। कुछ चीजें इसमें नोट्स में नहीं है, इसीलिए ये बुक मैंने आपसे कहा था खालिद महमूद चीमा इंडस्ट्रियल रिलेशन के चैप्टर में पेज नंबर 209 पर वर्क काउंसिल का शॉर्ट नोट मौजूद है। ठीक है जी। तो वर्क काउंसिल क्या होता है, इसके काम क्या है? नंबर 1, टू मेंटेन कंटिन्यूअस सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। कि भाई सबसे पहला इसका काम ये होता है कि अच्छे ताल्लुकात कायम करे। वर्क काउंसिल क्या करता है, मालिक और नौकर के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करवाता है, ये इसका पहला काम होता है। दूसरा काम क्या होता है इसका, टू सेटल डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। देखें अमूमन जो है ना, जब इदारे में मालिक और नौकर होता है, कभी भी अमूमन ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं रहता मालिक और नौकर का। अब मालिक और नौकर का जो ज्यादा अच्छा रिश्ता है वो नहीं रहता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई वर्क काउंसिल जो है वो बोलेगा सैलरी ज्यादा बढ़ाओ, मालिक बोलेगा नहीं मैं तो ज्यादा सैलरी नहीं दूंगा। अब ये चीज क्या करेगा, डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। मालिक कहेगा जो काम के घंटे हैं 8 की जगह 10 घंटे करो या ज्यादा घंटे करो, वो कहेगा नहीं भाई घंटे तो कम करो, ये जो एम्प्लॉई है। तो इस तरह ये भी डिस्प्यूट की वजह बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एक वजह होती है। इसके बाद टू प्रमोट सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द वर्कमैन एंड कंडीशंस ऑफ सेफ्टी हेल्थ एंड जॉब सेटिस्फेक्शन इन देयर वर्क। तो इसका मतलब क्या है कि सेटल करने अपने डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स थ्रू आउट बायलैटरल नेगोशिएशंस, और आपस में मुज़ाकरात के जरिए हमें सारे मामलात को क्या करना चाहिए, तय करना है। इसके बाद टू प्रमोट सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। हमारे जो नौकर हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमें अचानक से जॉब से निकाल दिया जाएगा और हमारी जॉब खत्म हो जाएगी। ये खौफ हमें अपने एम्प्लॉयज के दिल से निकाल देना है, ताकि वो और बेहतर तौर पर काम कर सके और उनका घर भी आराम से चल सके। और वो स्पेशली लड़के जिनकी अभी तक रिश्ते नहीं हुए हैं, जब उनकी ये बात पता चलती है कि नौकरी कच्ची है तो उनके रिश्तों में मसले हो जाते हैं। लेकिन अगर ये पता चले लड़की वालों को नहीं भाई लड़के की तो पक्की नौकरी है, तो उसका रिश्ता जल्दी पक हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है कि नौकरी पक्की होना बहुत जरूरी होती है। स्पेशली कुंवारे लड़के जो सब मुझे सुन रहे हैं वो यकीनन मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। खैर आगे चलते हैं। इसके बाद टू प्रमोट सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद है टू फैसिलिटेट गुड एंड हार्मोनियस वर्किंग कंडीशंस इन द एस्टेब्लिशमेंट। तो इसके अलावा क्या है कि भाई एक अच्छा माहौल होना चाहिए, एक दोस्ताना माहौल होना चाहिए, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो। देखें जब आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं और आप घर से निकलते हैं ना जॉब के लिए जाने के लिए, जब आप घर से जॉब के लिए जाने के लिए निकलते हैं तो इट इज जस्ट लाइक यू आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। आप एक पिकनिक पर जा रहे हैं, आपको मजा आता है, आपका दिल चाहता है कि आप जाएं, और आप बहुत सारी छुट्टियां जो आपको अलाउ होती हैं वो भी आप छुट्टी करने से इनकारी हो जाते हैं, छुट्टी करने से मना कर देते हैं। लेकिन बेसिकली
अगर हम बात करें उन इदारों की जहाँ पर आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं, तो लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता है और लोग जो है ना वो बस बोलते हैं छोड़ो यार, जितना उनसे मैक्सिमम होता है छुट्टियाँ वो अवेल कर लेते हैं। इसके बाद है नंबर 5, टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्कमैन। भाई तालीम वगैरह का एक निज़ाम दिया जाता है, तालीम का निज़ाम इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे पढ़ सकें, तो एजुकेशन फैसिलिटी बच्चों के लिए दी जाती है। टू डिस्कस एनी मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट टू प्रमोट बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। इसके अलावा क्या है जी कि भाई जो मैटर है म्यूचुअल इंटरेस्ट का वो भी दिया जाता है कि सबको म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब सैलरीज, बेनिफिट्स, पर्क्स, रिटायरमेंट के वक्त पैसा, ये तमाम चीज़ें उसमें डिस्कस की जाती है। ये 5 या 7 नंबर के लिए वर्कमैन आएगा, ये पूरा लिखना होगा, वर्क काउंसिल के नाम से आएगा, तो ये पूरा आपको लिखना होगा, ठीक है जी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आपको पढ़ा चुका हूँ, स्ट्राइक एंड लॉकआउट पढ़ा दिया था मैंने। चैट में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ कहना है तो। यस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेबर कोड अब हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। सेशन ओके ओके, नाउ नोट इट डाउन कि मैं आज क्या क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। लेबर कोड, लेबर कोड यानी कि मजदूरों की कोड। आज 10 है, 17 तारीख को मेरे ख्याल से संडे आएगा अगला ना, और 18 से ऑन हो रहा है, तो 17 को भी ले सकते हैं वैसे तो, बट मे बी पॉसिबल मुश्किल हो जाए। चले 18 से तो कोई बात नहीं, एक आध ऑनलाइन हो जाएगी, उसके बाद 24 वगैरह तो मिलेंगे ही ना, ठीक है। सो कहाँ चला गया? लेबर कोड, ये रहा। लेबर कोड क्या होता है जी? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस तरह अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, इसी तरह अदालत के अंदर भी जो जजेस होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। जिस तरह डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसी तरह जजेस भी क्या होते हैं जी? स्पेशलाइज्ड होते हैं। सही। अब एक जज होता है जो लेबर का जज होता है, वो पढ़ के आता है, स्पेशली लेबर लॉज पे ज़्यादा तवज्जो देकर आता है, क्योंकि जितने पाकिस्तान में कानून है, तमाम कानून एक बंदा नहीं पढ़ सकता, ना ही किसी बंदे को याद रह सकते। जिस तरह मेडिकल फील्ड भी ऐसी है कुछ कि हर चीज़ एक बंदे को याद नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो लेबर कोड बनाई जाती है। तो लेबर कोड एंड लेबर appellate tribunals are established by provincial government under their respective laws. And this relation commission exists in Balochistan, but in the other 3 provinces, the powers and functions of commission are taken up by labor courts and labor appellate tribunals. तो लेबर कोड क्या होती है? द गवर्नमेंट में establish as many labor courts as it considers necessary. Where it establishes more than one labor code, it shall specify the jurisdiction of such courts. जिस तरह एक थाना होता है और थाने की अपनी हदूद होती हैं,
मैं गुलबर्ग टाउन में रहता हूँ, यहाँ का जो थाना हमारे पास लगता है वो समनाबाद थाना है। आप जिस एरिया में रहते हैं नॉर्थ कराची में सर सैयद टाउन है, ठीक है जी, सुरजानी में सुरजानी थाना है, न्यू कराची में न्यू कराची थाना है, गुलबर्ग थाना है, गुलबर्ग की तरफ लियाकताबाद थाना है। इस तरह उनकी अपनी अपनी हदूद होती है, वो अपनी अपनी हदूद में काम करते हैं। इसी तरह अगर लेबर कोर्ट या तो एक होगी तो पूरे शहर के लिए एक ही होगी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बनाई जाएंगी तो हर जो कोर्ट होगी उसकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शंस को स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपकी हद यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है जी। अब ये अदालतें ज़्यादा क्यों बनाई जाती हैं? जब जितना ज़्यादा काम होगा, जितना ज़्यादा वर्कलोड होगा, उतनी ज़्यादा अदालतें बनाई जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर 80,000 नए केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? पाकिस्तान में रोजाना 80,000 केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और तकरीबन रोजाना 10 से 12,000 केसेस का फैसला सुनाया जाता है। यही वजह है कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी मुसलसल उसमें क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, जजेस की तनख्वाह इनिशियल क्या होती है? 42,000 रुपये जजेस की तनख्वाह होती है, कोई ज्यादा तनख्वाह नहीं होती है, ठीक है ना? लेकिन वो बढ़ती बड़ी तेजी से है। और जजेस आर नॉट द बर्डन ऑन द इकोनॉमी। एक तरह से नहीं होते। क्यों? क्योंकि दे बेसिकली बॉन्ड देयर ओन एक्सपेंसेस बाय देमसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो स्टैम्प्स वगैरह एक पूरा चक्कर होता है उनका कमाने का, वो अर्निंग भी होती है उनकी। क्योंकि अब जैसे कोर्ट में आप मुकदमा लेके जाएंगे, वो आपसे फीस लेंगे 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, 60,000 रुपये, 90,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द केस और कहाँ आप उसको अपना पेश करना चाहते हैं अपने केस को। तो हमारे यहाँ अदालतें बगैर पैसों के मुकदमा सुनने को भी तैयार नहीं होती। खैर, A labor court shall consist of one presiding officer. लेबर कोर्ट एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी लगा सकती है। अच्छा, मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रह चुका हूँ 2008 में। आई वॉज प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, बताओ यार, 2 इलेक्शन हो चुके हैं सबसे अब तक, जबकि स्टिल आई एम ओनली 22। Only a district judge or an additional district judge shall be considered qualified for the post of presiding officer. ठीक है। फंक्शंस क्या होता है लेबर कोर्ट के? नंबर 1, एडजुडिकेट एंड डिटरमाइन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर कोई एक सनती मसला आ गया है और आप लोगों का फड्डा हो गया अगर आपस में, ठीक है जी, मालिक और नौकर का, लेबर का आपस में वो फड्डा हो गया या लेबर का इदारे के मालिक से फड्डा हो गया, दोनों सूरतों में क्या होता है? दोनों सूरतों में जो है ना, ये लेबर कोर्ट इन्वॉल्व होगी और लेबर कोर्ट आपके मसाइल को सुनेगी। अगर आपको बिला वजह नौकरी से निकाल दिया गया है किसी, और आपको लगता है कि आपको वहां पर 3 साल से ज्यादा हो चुके थे, तो आप वहां क्या करेंगे? लेबर कोर्ट में जाकर अपना मुकदमा दर्ज करवा देंगे, जहां पर इस बात का फैसला होगा कि आपने सही काम किया या नहीं किया। ठीक है जी। द गवर्नमेंट में स्टैब्लिश मैनी लेबर कोर्ट्स। अच्छा, इसके बाद हो गई नंबर 1, इंक्वायर एंड डिसाइड एनी मैटर रिलेटिंग टू इम्प्लीमेंटेशन और वायलेशन ऑफ सेटलमेंट। अगर कुछ लेबर लॉज हैं और उस लेबर लॉज पर अगर कोई इदारा अमल दरामद नहीं कर रहा है, अगर कोई लेबर लॉज पर इदारा अमल दरामद नहीं कर रहा है, तो देन अगेन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबर कोर्ट के वो देखे कि जाकर कि हाँ भाई, हमने कहा था यहाँ हवादान होना चाहिए, यहाँ खिड़की होनी चाहिए, यहाँ जो है ना ये टेम्परेचर होना चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए, क्यों नहीं है लेबर के साथ, क्यों ये नाइंसाफी हो रही है? तो ये जाकर क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है जी। अदालत में जाकर ये सवाल किया जा सकता है कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। इसके बाद है ट्राई ऑफेंसेस अंडर द लॉ एज द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, कि वो तमाम वायलेशन देखेंगे जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं। डील विद द केसेस ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जहाँ पर गलत तरीके से लेबर के साथ मसाइल हो रहे होते हैं, उन मसाइल को देखता है कि भाई आप अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का केस कर सकते हैं कि भाई ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस इस फैक्ट्री में, इस इंडस्ट्री में हो रही है, तो उसको भी ये देखेंगे और उसका फिर सोल्यूशन निकाला जाएगा। इसके बाद डील विद द केसेस ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के बाद एक्सरसाइज एंड परफॉर्म अदर पावर्स एंड फंक्शंस दैट मे बी असाइन टू इट। इसके अलावा कोई भी अगर फंक्शन दे दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया है, ठीक है जी, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, ग्रांट सच रिलीफ एज इट मे डीम इट फिट इंक्लूडिंग एन इंटरिम रिलीफ।
तो कोई भी रिलीफ अगर दिया गया है तो वो देखते हैं कि भाई हाँ ये रिलीफ हमारी जो आम गरीब आवाम है उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये भी इसमें देखा जाता है। लेबर कोड की हेडिंग में शुरू से शुरू होगा और कॉन्स्टिट्यूशन की एक हेडिंग आएगी और फंक्शंस की दूसरी हेडिंग आएगी। ये दो हेडिंग्स आपने इसमें लेबर कोड में लिखनी होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, लेबर कोड हो गया ना हमारा। इसके बाद आगे चलते हैं। लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल इसको छोड़ देते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स बड़ा नॉलेज वाला भी है, तो इसको शुरू करते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स एक अलग चैप्टर है हमारा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की हेडिंग तो नहीं बोली ना, मैं दो ही बोली है मैंने आपको, बस फंक्शन तक करना है। ठीक है। अच्छा अच्छा, खैर अभी आगे सुने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना था, वो बेसिकली वो एडहॉक बेसिस पे बनते हैं। जब इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, वो तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लगा देते हैं सारे, तो इस तरह वो हर कोई बन जाता है, वो और कोई बात नहीं उसमें। खैर आगे सुने। फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री वर्कर्स में कौन कौन होता है, पहले बेसिक डेफिनेशन इस चैप्टर की हम पढ़ेंगे। नंबर 1, अडोलसेंट किसे कहते हैं? वो बंदा डेट हैज कंप्लीटेड 15 ईयर्स, जिसने 15 साल मुकम्मल कर लिए हैं लेकिन 17 साल मुकम्मल नहीं किए। एक वो बच्चा जिसने 15 साल मुकम्मल कर लिए हैं लेकिन 17 साल उसने मुकम्मल नहीं किए हैं, उसे अडोलसेंट कहा जाता है। एडल्ट किसे कहा जाता है? फैक्ट्री की बात हो रही है, सिर्फ फैक्ट्री के अंदर ऐसा होता है। ये तमाम बातें सिर्फ फैक्ट्री में ही होती हैं। दूसरी बात क्या है? एडल्ट। एडल्ट किसे कहते हैं? जिसने अपने 17 साल पूरे कर लिए, वो एडल्ट कहलाता है। आपने अभी तक सुना होगा कि भाई 18 साल नहीं, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री में क्या है, अगर किसी ने 17 साल मुकम्मल कर लिए तो वो कौन कहलाएगा? वो एडल्ट कहलाएगा। इसके बाद है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 15th ईयर। चाइल्ड वो कहलाता है जिसने अभी अभी तक अपने 15 साल मुकम्मल नहीं किए हैं। ठीक है जी। चाइल्ड कौन कहलाएगा? अ पर्सन हु हैज नॉट येट कंप्लीटेड 15 years of age। अगर उसने 15 साल अपनी एज के मुकम्मल नहीं किए हैं तो वो बंदा चाइल्ड कहलाएगा। ठीक है जी। जिस तरह मैं अभी चाइल्ड हूं क्योंकि मैंने 15 साल मुकम्मल नहीं किए। ठीक है जी। अच्छा, चाइल्ड की बात क्या है? पावर। पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी which mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency। आप समझ गए? बिजली, बिजली वही जो मशीनों से बनती है, that is called बिजली। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। आप अच्छी तरह जानते हैं रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स को भी। ठीक है जी। वर्कर, वर्कर मीन्स अ पर्सन जो कि काम कर रहा है फैक्ट्री जहां पर काम हो रहा है। ठीक है जी। ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें थी इसमें। मशीनरी जिस पर काम हो रहा था। ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री मींस द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ऑक्यूपायर मतलब मालिक होता है इन शॉर्ट। ठीक है जी। खैर आगे सुने। ऑक्यूपायर भी सुन लिया। रिले इंशर्ट वगैरह, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। फिलहाल इंस्पेक्टर को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हाँ ये आ गया, सर्टिफाइंग सर्जन। 5 नंबर का ये आ चुका है एक आध बार, 2 बार।
सर्टिफाइंग सर्जन मेरे गेस्ट पेपर में भी है, तो प्लीज इसको देखिए, ठीक है ना। सर्टिफाइंग सर्जन किसे कहा जाता है? सर्टिफाइंग अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज अ सर्टिफाइंग सर्जन फॉर द लोकल लिमिट्स, ठीक है जी। एक सर्टिफाइंड सर्जन किसे कहा जाता है? वो बंदा जो एमबीबीएस होता है और उसको गवर्नमेंट हायर करती है, ठीक है जी। गवर्नमेंट उसको क्यों हायर करती है? गवर्नमेंट उसको इसलिए हायर करती है कि वो देखेगा कि भाई लेबर जो है, वेदर लेबर इज पॉसिबल, वेदर लेबर इज फीजिबल टू वर्क और नॉट, लेबर काम करने के काबिल है या नहीं है, ये बेसिकली इन्होंने देखना होता है, ठीक है। अब जो सर्टिफाइंग सर्जन होता है ये एमबीबीएस होता है। द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन्स। अब क्या होता है, एक नया बंदा आ रहा है जॉब करने के लिए, अब उसको ना एग्जामिनेशन की जरूरत होती है कि वेदर द पर्सन इज फिट टू वर्क और नॉट, वो बंदा काम करने के काबिल है या नहीं है, तो उसको देखा जाता है, ठीक है जी। तो ये बात आती है सर्टिफाइंग सर्जन के अंदर कि वेदर द पर्सन इज फिट टू वर्क और नॉट, कि वो बंदा काम करने के काबिल है या नहीं। इसके बाद द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन फैक्ट्रीज इन डेंजरस ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस। नंबर 2 ये है कि भाई एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन जो होती हैं वो एंगेज जो है फैक्ट्री में ऑक्यूपेशंस के अंदर, उसको देखा जाएगा कि ये बंदा काम जो कर रहा है सही कर रहा है नहीं कर रहा है। डेंजरस ऑक्यूपेशन में बंदों को मैनेज किया जाता है, देखा जाता है, चेक किया जाता है कि बंदा काम करने के काबिल है नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा इस काबिल नहीं है, इस बंदे को इस हैवी मशीनरी पर लगा दिया है जिसकी वजह से इसकी जॉब को खतरा हो। इसके बाद है नंबर 3 मेडिकल सुपरविजन of cases of illness due to nature of manufacturing process। मेडिकल सुपरविजन भी की जाती है। एक होती है कुछ बीमारियां होती हैं जो प्रोफेशन से लिंक होती हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनका ताल्लुक होता है बीमारियों से। मिसाल के तौर पर टीचर्स, टीचर का ताल्लुक किससे होता है? गले से। गला खराब होता है अक्सर टीचर्स का, ठीक है जी। आप ज़्यादातर टीचर्स वो देखेंगे जो थोड़ा दमदार लेक्चर देते हैं स्पेशली, तो उनके गले ज़्यादा खराब होते हैं, बहुत गले उनके खराब रहते हैं अमूमन। अच्छा, इसी तरह कारपेंटर दमे के मरीज होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं, बैंकर्स हार्ट 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 डिजीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बैंकर के लिए कॉमन होती है। 100 में से 90 बैंकर को होती है, अब इससे अंदाजा लगा लें, ठीक है जी। तो बहुत सारे प्रोफेशन है जिसके अंदर साथ साथ बीमारियां भी आपको लगती हैं। यही तो वजह है मरती ज़्यादा, मर्द इतने मरते क्यों हैं? क्योंकि मर्द जाहिर है कि वो नौकरी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं बेचारे। जी हाँ, वोकल कॉर्ड, जाहिर है हमारा भी लोकल कॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है अब। खैर आगे चलते हैं। तो मेडिकल सुपरविजन ऑफ केसेस, क्या भाई वाकई में इसको मेडिकल क्लेम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये सर्टिफाइंग सर्जन होता है, एमबीबीएस होता है और सरकारी बंदा होता है, ठीक है ना। अब प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसे थोड़ा आगे निकल जाएंगे ज़रा तेज़ी से। Yes, what do you know about working hours of the workers? What do you know about the working hours of factory workers? ये सवाल जरा नोट कर लें। What do you know about working hours of factory workers? भाई कितने घंटे काम करना है फैक्ट्री वर्कर्स ने? अब ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आज का आखिरी सवाल होगा। ठीक है ना। वर्किंग आवर्स, कितने घंटे काम करना। नंबर 1 डेली आवर्स क्या होते हैं? नो अडल्ट वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। कोई भी वर्कर फैक्ट्री के अंदर 9 घंटे से ज्यादा उसको काम करना अलाउ नहीं होता।
However, a male adult worker may work for 10 hours in a day in a seasonal factory. कोई वर्कर 9 घंटे से काम नहीं करेगा, लेकिन मर्द जो है ना, क्योंकि वो तो गधा है, उसका तो कोई पूछने वाला ही नहीं है दुनिया में, वो 10 घंटे भी काम करेगा। औरतें और बच्चे उनको 9 घंटे में निकाल देना है लाजमी, 9 भी नहीं, वो तो 5 घंटे में निकालना है। आगे देखिए आगे क्या आएगा। वीकली आवर्स, a worker in a factory shall not be allowed to work for more than 48 hours in a week. कोई भी बंदा, कोई भी मजदूर 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। इन अ सीजनल फैक्ट्री द वर्कर शैल नॉट बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 50 आवर्स। अगर एक नॉर्मल फैक्ट्री है तो 48 घंटे, लेकिन अगर कोई सीजनल फैक्ट्री है तो भाई वो 50 घंटे भी बंदा काम करेगा इन अ वीक। If for technical reason the work continues throughout the day, the worker may be allowed to work for 56 hours in a week. और अगर कोई टेक्निकल मसला है तो 56 घंटे भी काम कर सकता है, इससे ज्यादा काम नहीं करेगा। संडे हॉलीडे, संडे हॉलीडे होगा, संडे को कोई मजदूर काम नहीं करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई बहुत ही जरूरी है संडे को काम करना तो उसको 3 days इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर संडे, 3 दिन के अंदर अंदर लाजमी उसको उसके कंपेंसेटरी डे दिया जाएगा। इंटरवल्स फॉर रेस्ट, 8 घंटे काम पूरा मुसलसल नहीं करेगा, बल्कि बीच में उसको इंटरवल भी मिलेगा, कुछ वक्त मिलेगा उसको बीच में काम करने के दरमियान। द पीरियड्स ऑफ वर्क ऑफ एडल्ट वर्क इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग ईच डे shall be so fixed either there is no period shall exceeding 6 hours that no worker shall work for more than 6 hours before he takes an interval for the rest of at least 1 hour. ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि वो बंदा 6 घंटे लगातार काम करे और उसको 1 घंटा रेस्ट ना मिले। मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स, 6 घंटे बाद जो 7वां घंटा होगा वो हर हाल में उसको 1 घंटा रेस्ट का देना ही देना है। अमूमन 5 घंटे बाद होता है या 4 घंटे बाद होता है, लेकिन मैक्सिमम 6 घंटे, 6 घंटे बाद उसको अपने हर हाल में रेस्ट देना है। That no period shall exceed 5 hours and that no worker shall work for more than 5 hours before he takes interval. और अमूमन क्या होता है, 5 घंटे बाद ही उसको लेना होता है ब्रेक। Spread over. The period of work of adult worker in a factory shall be so arranged that along with his interval for rest they shall not spread over than 12 hours where the factory is a seasonal, and 11 hours, 11 and a half hour in a normal factory. भाई काम के घंटों के साथ जो वक्फे का जो घंटा है उसको कुल मिलाकर 12 घंटे के अंदर अंदर बंदा फैक्ट्री से बाहर वापस चले जाना चाहिए। 12 घंटे से ज्यादा बंदा फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो यार ये बिला वजह की गॉसिप्स मत किया करो तुम लोग चैट में, कसम खुदा की। औरतें घर पे काम नहीं करती, तंग करती हैं औरतें घर पे मर्दों को, और उनका मकसद ये होता है मर्दों को तंग करने का कि बस वो किसी तरह मर्द बाहर चले जाएं और जो है ना बस औरतें मजे करें, कोई पूछने वाला नहीं उनके घर में, क्योंकि मर्द जब घर में होते बोलता चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है ना, इसलिए ये औरतें करती है। तो बस भाई आज यहीं तक हम रखेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं माइक ऑन कर देता हूँ आपका, और 1 मिनट में माइक ऑन करता हूँ। छोड़ो यार माइक ऑन को भी, ये करूं। चलिए जी, आज का लेक्चर खत्म हो गया है। अब आप सवाल कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं। सर वर्किंग आवर्स के आपने कितने पॉइंट्स बताए टोटल? 5। ये डबल एम्प्लॉयमेंट तक, डबल एम्प्लॉयमेंट तक ना 5। डबल एम्प्लॉयमेंट 5वीं हेडिंग है। डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल एम्प्लॉयमेंट तो मैंने पढ़ाई नहीं। स्प्रेड ओवर है, स्प्रेड स्प्रेड ओवर, पांचवी हेडिंग है सर। स्प्रेड ओवर, स्प्रेड ओवर, स्प्रेड ओवर डेली है आवर सर, ये स्प्रेड ओवर। अच्छा सर, टोटल ये 9 हेडिंग्स हैं, इनमें से कोई सी भी 5 करनी है ना? 5 करनी है। ओके सर।
और सर फैक्ट्री वर्कर्स की कितनी हेडिंग्स? जितना मैंने पढ़ाया फैक्ट्री वर्कर्स उतना ही करना है, पूरा ही करना है फैक्ट्री वर्कर्स। सर 10 हेडिंग्स हैं। 10 है ना, तो मैंने कितनी कराई है सर आपको? 12 5 कराई है ना? 10 नहीं है। मैंने कितनी कराई है आपको? नो सर आपने ज्यादा ही करवाई है। सर 10 हेडिंग्स है ना ऑक्यूपायर तक करवाई है आपने, ऑक्यूपायर तक। हाँ तो बस ऑक्यूपायर तक कर ले। सर वो 9 सर वो 11 हो रही है, क्या हो नहीं गया? 8 से ऊपर सर, किसी 11 heading है। किसी सवाल में 8 से ऊपर नहीं करनी है, मैक्सिमम 8 है बस। सर जब 1.5 Okay, पेज sir. का करना है तो 1.5 पेज में तो 8 हेडिंग क्या 5 हेडिंग नहीं भर जाएगा। 5 थोड़ी हेडिंग छोटी कर दें, थोड़ी हेडिंग छोटी कर दें भले से, ठीक है ना? सर जी बोलिए। सर फैक्ट्री वर्कर्स का क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट अ शॉर्ट नोट व्हाट डू यू नो अबाउट, इस तरह से करके। सर ये इंडस्ट्रियल लॉ में ये आंसर्स की कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितने पेजेस, ये कितने पेजेस लिखे मैक्सिमम? मेरे खुदा, मैं वैसे पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ये आएगा 7.5 नंबर का, 2 पेजेस बस मैक्सिमम। 5 नंबर का आएगा, 1 पेज बहुत होगा।